हमने लास्ट में फर्स्ट यूनिट जो हमने डिस्कस किया था उसमें आपने क्या क्या समझा था। सबसे पहले तो क्या गोल्स हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के, हाउ डू वी डिफाइन देम, है ना, डेफिनेशंस क्या हैं, क्या होती है बेसिकली साइकोलॉजी में रिसर्च, है ना, रिसर्च का पर्पस क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यही सेम चीज़ उसमें भी थी आपके 110 में। स्टेप्स क्या है साइकोलॉजिकल रिसर्च के, या कोई भी रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कितने स्टेप्स थे? 6 स्टेप्स थे। ओके। फिर देन हमने पढ़ा था कि एथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में, कौन कौन से एथिकल इश्यूज को हमको माइंड में रखना होता है जब भी हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं। एंड देन डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स क्या होता है, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। ओके, then today we are going to start a new unit and the name of that unit is problem and hypothesis. तो यहाँ पर hypothesis पता है किसी को? hypothesis क्या होता है? Anyone who would like to answer? किसी भी चीज का हाँ, पहले से अज्यूम करते हैं किसी के भी रिलेशनशिप को, किसी भी वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को अज्यूम करते हैं, तो वही होता है हमारा हाइपोथेसिस। आई होप माई वॉइस इज क्लियर। ओके, सो प्रॉब्लम क्या है? आप बिना किसी प्रॉब्लम के क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो? यस और नो? नो, राइट? जब प्रॉब्लम होगी तभी आप आंसर सीख करोगे, है ना, तभी आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। ओके, हाय संध्या, हम लोग यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं। आई जस्ट स्टार्टेड, अभी कुछ भी पढ़ाया नहीं है। ओके, गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस। सो सबसे पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, किसी भी यूनिट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो ऑब्वियसली एग्जाम में तो नहीं आता है, बट पूरा चैप्टर समझने के लिए वो इंट्रोडक्शन काम में आता है कि आपने इंट्रोडक्शन अगर पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन माइंड की लाइफ की जर्नी को। ओके, अ साइंटिफिक क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग विल बी द फोरमोस्ट इन आवर जर्नी। वी वॉन्ट टू नो वाई वी थिंक, हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों फील करते हैं, हम क्यों बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन माइंड की एक तरीके से रियल में, तो ये हमको समझना होता है। ठीक है, तो ये हम सब कब क्यों समझेंगे या क्यों जानेंगे, एक तरीके का ये क्वेश्चन है ना कि हम क्यों कोई भी चीज़ को सोच रहे हैं, हम कोई भी चीज़ फील क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है, हमें इसका आंसर चाहिए। ठीक है, so psychologists try to answer these questions, develop the principles to explain them. ठीक है, अगर साइंस नहीं होती, या मैं कह रही हूँ किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, अगर वहाँ पर प्रॉब्लम के सल्यूशन नहीं होते तो हमारी लाइफ आज आगे नहीं बढ़ रही होती, है ना। लोगों ने डिस्कवरी करी है बहुत सारी कि हमारी लाइफ की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर पाएँ। क्या आज से 150 साल पहले या 100 साल पहले ही लोगों को पता था क्या कि ह्यूमन ब्रेन होता कैसा है, कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है? नहीं पता था। हमारे पास फोन्स भी नहीं होते थे, तो ये क्या हुआ कि लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई, तो उसके लिए उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी, उसका सल्यूशन निकालने की कोशिश करी। तो यही होता है हमारा बेसिकली प्रॉब्लम। अब साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और फिर करते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश। ओके, so the range of application of psychology is very wide. A cognitive psychologist may like to know the causes of forgetting. अब देखो अलग अलग, जैसे हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, अलग अलग फील्ड्स होती हैं साइकोलॉजी की, करेक्ट। तो जैसे अब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कॉग्निशन को पढ़ते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी को पढ़ते हैं।
समझ में आ रहा है कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, हमारा ब्रेन प्राप्त कर रहा है जो भी इंफॉर्मेशन को, वो हमारा कॉग्निशन है। जैसे मैं आप तक कोई बात पहुंचा रही हूँ, मैं आप तक कुछ नॉलेज आपको दे रही हूँ और आपका ब्रेन उसी नॉलेज को प्रोसेस कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो यही होता है आपका कॉग्निशन। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इसी कॉग्निशन के ऊपर स्टडी करते हैं और इसी कॉग्निशन को समझते हैं। तो अब एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, वो किस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है कि हम चीज़ों को भूलते क्यों हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक प्रॉब्लम हो गई कि हम चीज़ों को भूलते क्यों हैं। अब जब किसी साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रॉब्लम को डिस्कवर किया कि हमें ये पता लगाना है कि हम भूलते क्यों हैं, तो अब ये प्रॉब्लम हो गई हमारी, अब हम उसका उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क करते हैं, और इनको हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है कि हमको नेचर ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर स्टडी करनी है। ये हमारा प्रॉब्लम है कि जो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो एक नेचर ऑफ रेजिस्टेंस होता है, हमको उसको उसके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या पता लगाने की कोशिश करेगा कि स्मोकिंग बिहेवियर एंड कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, कि इस चीज़ से इसका क्या ताल्लुक है, इस चीज़ से इसका क्या रिलेशन है, इस चीज़ को एग्जामिन करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही अलग अलग साइकोलॉजी की फील्ड्स में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स के बेसिस पे हम अलग अलग तरीके की साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं। गॉट इट? फिर अलग अलग तरीके के ही हम इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम समझ में आने लगी होगी। अब इसी प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम असल में है क्या। सो द फर्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड मीनिंग। A scientific inquiry starts when a researcher has already collected some information, knowledge, and that knowledge indicates that there is something we do not know. अब देखो, यहाँ पर किसी साइकोलॉजिस्ट ने ये तो पता करने की कोशिश करी कि हम भूलते क्यों हैं। यहाँ पे उसको थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, भूलने जैसी भी कोई चीज़ हमारे माइंड में होती है, करेक्ट। ये तो इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन होगी, बट उसने ये जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम की नॉलेज है, करेक्ट। तो अब वो क्या करेगा, अब वो पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये प्रॉब्लम, ये इंफॉर्मेशन में गैप बहुत है, यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली आंसर इसका नहीं पता है। तो ये एक तरीके से नेचर होता है प्रॉब्लम का। इट मे बी दैट वी सिंपली डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। या तो फिर अगर क्वेश्चन का आंसर है भी तो वो बहुत डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, वो ऐसा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं क्यों भूलते हैं, या मैं खुद को ही वो चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग भूलते क्यों हैं, एक ह्यूमन जो है वो भूलता क्यों है। तो वो मुझे नहीं पता आंसर, पता भी है तो इतना पता है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म में पता है, तो मैं उसको करेक्टली आंसर नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई, मुझे इतना भी पता है कि इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। यस, यस, कोई कुछ कह रहा है? सो यहाँ से प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ बताओ, कौन क्या बोल रहा है? ये संध्या? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली वही। तो वहां से ही प्रॉब्लम शुरू होती है कि प्रॉब्लम है बट उसका करेक्ट आंसर हमारे पास नहीं है, तो अब हमें इस प्रॉब्लम का आंसर, करेक्ट आंसर हमको इसको सीक आउट करना है। ओके। Then the formulation of problem is especially important as it guides us in our inquiry, क्योंकि प्रॉब्लम ही हमको सोल्यूशन का डायरेक्शन देगा। जब प्रॉब्लम ही हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, प्रॉब्लम को ही नहीं समझ पाएंगे, तो हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? हमको जैसे मान के चलो प्रॉब्लम हमारा डेस्टिनेशन है, हमारी मंजिल है, हमारा डेस्टिनेशन है, तो हमको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक सफ़र तय करना पड़ेगा, वो सफ़र होगा सोल्यूशन को सीख करने का सफ़र।
तो इस तरीके से आप समझो, जब हमको क्लियर होगा मंजिल क्या है हमारी, तो हमारा जो सफ़र है वो एक डायरेक्शन में जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ऐसे ही कर्लिंगर ने 1964 में प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया है कि प्रॉब्लम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ के रिलेशनशिप को इंटेरोगेटिव फॉर्म में पूछने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इन दोनों चीज़ों का बीच में रिलेशनशिप क्या है इन दोनों चीज़ों के बीच का कनेक्शन है। तो ये चीज़ जब हम पता करने की कोशिश करते हैं, वही होता है हमारा प्रॉब्लम। ओके, now next topic is a statement of the problem. In order to be able to seek answers to question, it is important to know what exactly the questions are. अब देखो, प्रॉब्लम को भी स्टेट करने का एक तरीका होता है ना, कि मैं अगर अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ तो उसको मुझे इतना क्लियरली बताना है कि एग्जैक्टली मैं तुमसे पूछना क्या चाह रही हूँ, है ना। Thus, a researcher seeks answer to certain problem or issue having statement of problem that is clear and specific. तो जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो भी मेरा इशू है, मुझको उसको क्लियरली और स्पेसिफिकली उसको स्टेट करना है। प्रॉब्लम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेटमेंट दैट इज इंटेरोगेटिव इन नेचर, ये हमने ऊपर भी पढ़ा, और जिसका कोई ऑब्जेक्टिव और पर्पस हो रिसर्च का। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी ऊट पटांग सा सवाल कर दिया है ना, तो अब उसका आंसर मैं निकाल ही नहीं पाऊँ। तो एक लॉजिकल प्रॉब्लम भी होनी चाहिए, किसी ऑब्जेक्टिव किसी पर्पस के साथ भी होनी चाहिए, ऐसे ही कोई रिसर्चर अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करेगा, है ना। So the problem necessarily manifests what when a researcher finds a gap in knowledge related to the subject area. जब knowledge में gap होगा तभी हम start करेंगे अपनी प्रॉब्लम के आंसर को seek out करने की। Okay, when the results obtained after several research in a certain issue or problem are contradictory, thus indicating needs for further research in order to rest the contradictions. अब ऐसा भी होता है कि हमारे पास आंसर्स तो हैं, बट कुछ आंसर्स हमारे पास ऐसा होते हैं ना कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा क्यों है, फिर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है, इस तरीके के भी होते हैं। अब इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हमको सॉल्व करने के लिए हम फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि हम इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे और साइंटिफिकली उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, What is the relationship between work environment and employee performance? जैसे कि हमने अभी तक काफ़ी सारे इस तरीके के एग्जाम्पल्स पढ़ रखे हैं दोनों बुक्स में, 110 में भी पढ़ रखे हैं कि जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट, जैसे कहते हैं ना हमारे ऑफिस का बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या हमारे ऑफिस का बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, तो उसके बेसिस पे हमारे एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मुझे इसका आंसर सीक आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। देन कर्लिंगर ने बताया है कि एक गुड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कैसा होता है। एक तो पहला कि 2 और मोर वेरिएबल्स होने चाहिए रिसर्च में, जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल वर्क एनवायरनमेंट है जो कि क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल क्या है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, तो ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट, तो उन्होंने बोला कि अच्छी प्रॉब्लम के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। then it needs to be stated clearly, should lack any ambiguity, एक clear form में आपको एक transparent form में आपको उसको अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करना है। then it should be possible to subject it to scientific testing। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, वो लॉजिकल होनी चाहिए कि आप उसका आंसर साइंटिफिकली सीक आउट कर सको। ऐसा नहीं है कि ऐसी प्रॉब्लम हो जो साइंटिफिकली हम सॉल्व ही ना कर पाए, है ना, कि आप यही प्रॉब्लम दे दो कि एक ह्यूमन में कितने बाल होते हैं या आसमान में कितने सितारे हैं, है ना। तो ये हाँ हो सकता है सॉल्व, आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ हम नहीं पता लगा सकते हैं, बट इसका कोई पर्पस नहीं है, आप पता लगा के कर भी क्या लोगे, है ना। और कर भी तो बहुत कुछ कर भी सकते हैं, हाँ एक नॉलेज हमारी ऐड ऑन होगी, बट हाँ साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए ये सही नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब देखो एक अच्छी प्रॉब्लम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि क्लियरली और अनएम्बिगुअसली हमको उसको स्टेट करना है। एक क्वेश्चन फॉर्म में हमारी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप इंटेरोगेटिव फॉर्म में उसको पूछोगे तभी अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सो देखो
कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के, जैसे कि क्या रिलेशन है IQ और क्लासरूम अचीवमेंट का। ओके, देन एंग्जाइटी और एडजस्टमेंट का क्या रिलेशनशिप है, या बच्चे लेक्चर मेथड से ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहे हैं या डिस्कशन मेथड से ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहे हैं। तो ये क्या है, तीन एक तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ये अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। ये सब क्या है, क्वेश्चन फॉर्म में है, कोई भी डिक्लेरेटिव फॉर्म में नहीं है या कोई आंसर फॉर्म में नहीं है कि एक लाइन में बोल दिया है कुछ भी, ये सब क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सब में दो से ज़्यादा वेरिएबल, सॉरी हाँ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। ओके, देन a problem expresses the relationship between two or more than two variables, वही सेम चीज़ देखो यहाँ पर भी लिखी है। this kind of problem permits the investigator to manipulate two or more than two variables in order to examine the effects और टू द अदर वेरिएबल्स। वही चीज़ हो गई ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। अब ये चीज़ हम ड्यूरिंग द रिसर्च एग्जामिन करेंगे, जैसे कि क्या टीचर्स रीइंफोर्समेंट कॉज इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, कि टीचर जब बार बार बच्चे को रीइंफोर्स कर रही है पढ़ने के लिए कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे पढ़ो, बार बार पढ़ो, टेस्ट ले रही है, तो उससे क्या बच्चे की परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको एग्जामिन को, इसके रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ओके, देन अ प्रॉब्लम शुड बी टेस्टेबल बाय एम्पेरिकल मेथड्स। एक तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्वेबल होनी चाहिए, ठीक है, कि हम उस प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको हम सॉल्व कर पाएँ। अ डेटा ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम शुड बी क्वांटिटेटिव, और जो भी उसका डेटा होगा, ठीक है, जो भी हम जैसे रिसर्च आप करोगे तो उसका डेटा मिलेगा ना हमको, तो वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होना चाहिए। द वेरिएबल रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम शुड बी क्लियर एंड डेफिनेट। जो भी आपके, जैसे इसमें दो वेरिएबल्स थे, टीचर रीइंफोर्समेंट और स्टूडेंट परफॉर्मेंस, तो ये दोनों ही वेरिएबल्स क्लियर और डेफिनेट हैं। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम, एक एम्पेरिकल मेथड से अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ओके,